गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सिलेबस की दूसरी यूनिट जो है यूनिट 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया इससे पहले, तो इसका जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन फ़िज़िकल केमिस्ट्री की दृष्टि से जो पार्ट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्यों बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, यूवी, आईआर, एनएमआर, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका जो फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट है वो हम यहाँ लेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या है, या व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो शब्द है विद्युत चुम्बकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके विषय में सबसे पहले मैक्सवेल ने सन 1864 में बताया था। क्या बताया था मैक्सवेल ने? मैक्सवेल के अनुसार उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट में से विकिरण ऊर्जा या रेडिएंट एनर्जी निकलती है, जो कि तरंगों के रूप में होती है तथा त्रिविमीय क्षेत्र स्पेस में प्रकाश की गति के समान वेग से गमन करती है। इन किरणों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहा जाता है। मैक्सवेल ने बताया था कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा उच्च आवृत्ति वाली प्रवाहित की जाती है तो उसमें से विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये विकिरण ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है, और ये क्या होती है, इसकी गति जो है वो प्रकाश की गति के समान होती है, तथा इन किरणों को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुम्बकीय विकिरण या विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। और साधारण रूप से जो हमारा श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट है, वो भी एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो घटक होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। वैद्युत घटक और चुंबकीय घटक, ये दोनों घटक परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए सिंपल हार्मोनिक वेव propagated from a source and traveling in a straight lines except when refracted or reflected। जब तक ये परावर्तित या अपवर्तित नहीं होती है तब तक ये सीधी रेखा में गति करती है। विजिबल लाइट इज ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दृश्य प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक भाग है। These waves have varying electric and magnetic field strength and have constant velocity in a particular medium। हर माध्यम में इनका वेग जो है वो निश्चित होता है, और वैद्युत और चुंबकीय घटक जो है वो वैरी करता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसी स्रोत के द्वारा प्रकाश, ऊष्मा आदि के रूप में
उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होती है। इन्हें किसी प्रकाश स्रोत द्वारा संचरित सरल आवर्त गति तरंग कहा जा सकता है। सिंपल हार्मोनिक वेव जो एक सीधी रेखा में तब तक गतिशील रहती है जब तक वह परावर्तित या अपवर्तित नहीं हो। जब ये किसी सतह से टकराती है तो इसमें परावर्तन अथवा अपवर्तन होता है, अन्यथा ये एक सीधी रेखा में गति करती रहती है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरणों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहला पॉइंट है, ये द्वैत अर्थात कण व तरंग दोनों प्रकार की होती हैं। इनकी प्रकृति जो है वो कण के समान और तरंग के समान, दोनों के समान है, यानी ये पार्टिकुलेट नेचर के भी हैं और वेव नेचर के भी हैं। इस प्रकृति को हम कहते हैं द्वैत प्रकृति या ड्वेल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ड्वेल इन नेचर, दैट इज दे शो पार्टिकुलेट नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो जो डी ब्रॉगली की द्वैत प्रकृति थी वो इनके संबंध में लागू होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ड्वेल इन नेचर, ये द्वैत प्रकृति की होती है। क्योंकि ये कण के समान गुण भी प्रदर्शित करते हैं, मोमेंटम, एनर्जी, और ये तरंग के समान गुण यानी तरंग फलन भी प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट, इन तरंगों में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं तथा साथ ही संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation of wave. Electric and magnetic field are perpendicular to each other and they are also to the perpendicular to the direction of the propagation of the wave. इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं तथा साथ ही संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। थर्ड पॉइंट, चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिफरेंट। अलग अलग आवृत्ति के या अलग अलग तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग निश्चित माध्यम में स्थिर रहता है। एक डेफिनेट मीडियम में इनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव फिक्स्ड वेलोसिटी इन ए डेफिनेट मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से गति करते हैं। इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? प्रकाश के वेग के बराबर, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मान 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इनका वेग जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? c से, आवृत्ति को म्यू से और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से। ये आपस में किस तरीके से संबंधित हैं? c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, यानी इनका वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के
गुणनफल के बराबर होता है। एक तरंग की लंबाई तरंगदैर्घ्य कहलाती है और 1 सेकंड में किसी निश्चित स्थान से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को 1/λ तरंग संख्या या म्यू बार कहा जाता है। अब ये फिगर देखिए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुम्बकीय तरंग का रिप्रेजेंटेशन है। किस तरीके से? ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रस्ट और ट्रफ के रूप में आगे बढ़ रही है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। और वेव के संचरण की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की क्वांटम की प्रकृति क्वांटम होती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की क्वांटम प्रकृति होती है, यानी इनका नेचर क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटम। अतः ये क्वांटम और फोटोन के रूप में ही उत्सर्जित या अवशोषित होते हैं तथा एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? E = h और न्यू किसके बराबर? c/λ। तो E = h या E = hc/λ। ये क्या है? ये एक फोटोन की ऊर्जा है। अवशोषित या उत्सर्जित फोटोन के रूप में होती है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं जिनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भिन्न भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब जब हम अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को इनकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें तो हम इसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को इनके तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में अथवा आवृत्ति के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हम इसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। When different type of electromagnetic radiations are arranged in increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency, then it is known as electromagnetic spectrum. अब हम देखेंगे एक टेबुलर फॉर्म में, सारणी के रूप में, कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार के विकिरण होते हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य की रेंज क्या होती है,
आवृत्ति की रेंज क्या होती है और परमाणु का कौन सा भाग इस विकिरण से प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, और इसके क्या उपयोग होते हैं, इसको हमने यहाँ चार्ट के रूप में दिया है जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉलम में है विद्युत विकिरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। दूसरे कॉलम में है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य को हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। तरंग दैर्घ्य की इकाई सेंटीमीटर। तीसरे कॉलम में हमने लिया है आवृत्ति। आवृत्ति की यूनिट साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कॉलम में सोर्स, स्रोत। फिर परिघटना या फिनोमिना। नेक्स्ट कॉलम में है परमाणु या अणु का प्रभावित होने वाला भाग, इफेक्टेड पार्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। और लास्ट कॉलम है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। तो देखिए, हमें क्या करना है? तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लेना है ना। तो सबसे पहले वो विकिरण जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का नाम है अंतरिक्ष किरणें, या हम कह सकते हैं कॉस्मिक रेज। इनकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से कम होती है और आवृत्ति 10⁻20 साइकिल पर सेकंड से ज़्यादा होती है। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये एक्सटर्नल कॉस्मोस में या बाह्य अंतरिक्ष में पाई जाती है। इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है गामा किरणें या गामा रेज। इनकी तरंग दैर्घ्य की रेंज है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक, यानी 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम। आवृत्ति होती है 10⁻18 से 10⁻20 साइकिल पर सेकंड। क्या स्रोत है इसका? इसका स्रोत है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ में से आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रेडियो एक्टिव विकिरण निकलते हैं। उनमें अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और एनर्जी के फॉर्म में क्या होती हैं? गामा रेज। ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन या नाभिकीय संक्रमण की घटना है, क्योंकि ये नाभिक से उत्पन्न होती हैं। कौन सा भाग प्रभावित होगा फिर? नाभिक या न्यूक्लियस। इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियस केमिस्ट्री में आप नाभिकीय रसायन पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्स रेज। एक्स किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻8 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक होती है। आवृत्ति 10⁻16 से 10⁻18 साइकिल पर सेकंड तक। स्रोत कैथोड किरणों द्वारा धातु पर बम्बार्डमेंट ऑन मेटल बाई कैथोड रेज। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। कौन सा भाग प्रभावित होता है? भीतर अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, यानी के इलेक्ट्रॉन। और इनका उपयोग हम करते हैं औषधि विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, और क्रिस्टल का अध्ययन करने के लिए, क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन करने के लिए एक्स किरणें जो हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं। नेक्स्ट
पराबैंगनी या जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। 10⁻⁻6 से 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति 7.5 × 10⁻14 से 10⁻16। ये हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जनली, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज ट्यूब या सूर्य से प्राप्त की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है लेकिन बाहर वाले आउटर इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना ज्ञात करने के काम आती हैं और मानवीय दृष्टि, ह्यूमन साइट के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको केवल हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। यही भाग है रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या विद्युत चुंबकीय विकिरण का, जिसको हम अपनी आँखों की सहायता से देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं दृश्य विकिरण या विजिबल रेडिएशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4 × 10⁻⁻5 से 8 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक, और इनकी आवृत्ति होती है 3.8 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 तक। ये भी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज ट्यूब से मिल सकते हैं या कुछ सॉलिड पदार्थों को उद्दीप्त करने पर प्राप्त होते हैं। इससे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देख सकते हैं, प्रतिदीप्ति और स्फुरिदीप्ति, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ये भी विजिबल रेडिएशन से होते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉन, और ये भी आणविक संरचना का अध्ययन करने में यूज़फुल है, उपयोगी है। इसके बाद आता है अवरक्त या इंफ्रारेड रेडिएशन। अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेडिएशन, इनकी तरंगदैर्घ्य 8 × 10⁻⁻5 से 3 × 10⁻2 तक सेंटीमीटर तक होती है, और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की रेंज 10⁻12 से 3.8 × 10⁻14 तक। ये इनका स्रोत क्या है? आणविक कंपन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, विशेषकर विशेष पदार्थों की गर्म छड़ के द्वारा। क्या घटना होती है इसमें? आणविक घूर्णन और कंपन, मॉलिक्यूलर रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? मॉलिक्यूल में घूर्णी व कंपन गतियाँ, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। ये भी आणविक संरचना को ज्ञात करने के लिए काम आती हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, एवं शारीरिक उपचार, बॉडी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज सूक्ष्म तरंग, जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन। इनकी तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻2 से 10 सेंटीमीटर तक होती है, और इनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻12 तक होती है। ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा AC ऑल्टरनेटिंग करंट द्वारा उत्पन्न होती हैं। फिनोमिनन इनमें क्या होता है? आणविक घूर्णन, मॉलिक्यूलर रोटेशन और चक्रण संक्रमण, स्पिन ट्रांजिशन। कौन सा भाग प्रभावित होगा? रोटेशन और
इलेक्ट्रॉन मोशन, रेडार और लघु परिसर संचार, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के काम में आती हैं माइक्रोवेव। नेक्स्ट आर रेडियो वेव, रेडियो तरंगें। इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा यानी 10 से लेकर 10⁵ सेंटीमीटर तक होती है, और इनकी आवृत्ति सबसे कम यानी 3 × 10⁵ से 3 × 10⁹ तक होती है। नाभिकीय चक्रण संक्रमण होता है इनमें। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, स्पिन मोशन इफेक्टेड होता है और ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के काम में आती है, दीर्घ परिसर संचार के उपयोग में आती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरीके के विकिरण या अलग अलग तरीके के रेडिएशन होते हैं, जिनकी निश्चित तरंग दैर्घ्य और निश्चित आवृत्ति होती है। तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे तक बढ़ती जा रही है, यानी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, और आवृत्ति कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। सो थैंक यू वेरी मच।